Hey guys, welcome to new video. In this video, I am going to share with you all 22 parts of Indian Constitution. Actually, हमारा भारत का संविधान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो भी चीज़ हमारे देश के अंदर होती है वो संविधान को फॉलो करते हुए होती है, इसलिए संविधान के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दिस वीडियो इज़ really very important for many examination like UPSC, BPSC, OPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद से हम संविधान दिवस के रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और देखिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको ऑल 22 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल और 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो एक एक करके हम करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल 22 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 टेल्स अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। पार्ट 2 टेल्स अबाउट द सिटीजनशिप। देखिए, यूनियन का मतलब क्या हुआ, हमारा पूरा देश और देश का जो भी मैप है उसके बारे में। दूसरा होता है सिटीजनशिप, मतलब हम इस देश के नागरिक हैं। अगर मेरे से कोई पूछते भाई तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, हम क्या बोलेंगे, नहीं भाई हम इस देश के नागरिक हैं। संविधान में जाओ, पार्ट 2 में जाओ और पूछो मेरे से, भाई मेरा डॉक्यूमेंट लो, आधार लो, वोटर लो, जो लेना है लो, पासपोर्ट लो, है ना। पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो लिख देते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये जो हमारा संविधान है ये हमें कुछ राइट देती है कि भाई तुम इंडिया में जन्मे हो ना, तो तुम फ्रीली इंडिया के अंदर घूम सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, है ना, जो खाना है खा सकते हो, अपने बिजनेस को कहीं भी कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, वो हमारा है फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मतलब फॉरेन से लिया गया, आयरलैंड, आयरिश वगैरह से लिया गया है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए विदेशी शांति के लिए, विदेशी नीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पार्ट 4 के भाग 1 में कहता है आपके पास है फंडामेंटल ड्यूटीज, DUTIES। मतलब क्या, आपके कुछ कर्तव्य हैं। आप हिंदुस्तान में आए हो, आप हिंदुस्तान में जन्म लिए हो ना, आपके कुछ कर्तव्य हैं। ये आपके लिए वॉलंटियरी वर्क है, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। जैसे कि हम अगर इंडियन हैं तो हमारा मकसद बनता है हम अपने तिरंगे को सम्मान दें। ये हमारा पर्पस होता है, हम अपने देश के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करें, है ना। तो लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं है, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता इसके लिए। ठीक है। पार्ट 5 की बात करते हैं। ये आपको बोलता है यूनियन के बारे में। यूनियन जैसे हमारा देश है ना, पूरे देश की बात करती है, पूरे देश में क्या चीज़ होना है, कैसे यूनियन गवर्नमेंट बनेगी, कैसे कैबिनेट बनेगी, है ना, कैसे जो भी चीज़ होगी वो करना है। मतलब पूरा यूनियन की बात कर लेगा। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल हैं, आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। पार्ट 6 बात करती है आपके स्टेट के बारे में, मतलब राज्य। हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, उसके अपने अलग अलग मतलब क्या, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, है ना, और भी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी होते हैं, ब्लॉक लेवल पे अथॉरिटी होते हैं। तो स्टेट में जो भी एक्टिविटी होंगे इसके अंदर आती है, साथ ही स्टेट यूनियन के साथ में लिंक होती है। पार्ट 7 को ओमिट कर दिया गया है, मतलब इसको हटा दिया गया है किसी कारण से। देखिए, पार्ट 7 के अंदर हमारे संविधान के शेड्यूल 1 के पार्ट बी में कुछ स्टेट के नाम थे, कुछ स्पेशल स्टेट के नाम थे, जिसको कि हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द यूनियन टेरिटरी। किसके बारे में बात करते हैं? यूनियन टेरिटरी। हमारे देश के अंदर टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें आते हैं आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। उसके बाद 3 और आते हैं, आप सर्च कर लेना, उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। अब बात करते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताती है, किस चीज़ के बारे में बताती है, वो आपको जाननी है। तो ये बताती है बेसिकली आपके पंचायत के बारे में। PANCHAYATS। हमारे देश में लगभग
हजारों पंचायत हैं, मतलब जितने गांव हैं जितने शहर हैं उतने पंचायत हैं। और पंचायत के अंदर भी आपके आते हैं म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी आपके आपके 9 के ए में आते हैं ये। 9 के बी में कौन से आते हैं? आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए पंचायत में क्या, मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब आ गए ना। इनका काम है कि लोकल गवर्नेंस को स्प्रेड करना संविधान को फॉलो करते हुए। सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटी जो कि बड़े बड़े सिटी में होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो कि लोगों के कोऑपरेशन से चल रही है। अगर लोग उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे ना, वो चीज़ नहीं चलेगा। जैसे मान लेते हैं, हम बात करते हैं मिल्क कॉर्पोरेशन, दुग्ध उत्पादन सहकारिता। अगर किसान, अगर गाय भैंस बकरी को पालन नहीं करेंगे, दूध नहीं आएगा, तो दूध से बने प्रोडक्ट कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो वो आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। 10 में आता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल लोग रहते हैं, वो एरिया डिवाइड कर दिया गया है। वहाँ पे मतलब बाहर के लोग जाके वहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हम फैक्ट्री लगाएंगे, आपको भगाएंगे, आप जाओ, आप गरीब नहीं। हम क्या करते हैं, माइनॉरिटी को स्पेशली ट्रीट करते हैं हम अपने संविधान में, ताकि वो भी ग्रो कर सके, क्योंकि बहुत पहले से उन्हें प्रिविलेज नहीं मिली थी ग्रो करने के लिए। इसलिए हमारा पर्पस बनता है कि उनके लिए उनका एरिया फिक्स करे, वहाँ पे उनका रूल चलना चाहिए संविधान को फॉलो करते हुए। ठीक है। Part 11 of Constitution tells us about the relation between यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, रिलेशन के बारे में बताती है, यूनियन एंड स्टेट। जैसे कि एक संघ हो गया, हमारा देश हो गया, उस देश में 29 स्टेट हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे ताकि पूरे देश का विकास हो, सब लोगों का वेलफेयर हो, सबको अच्छे से जीवन व्यतीत करे, अच्छे से पैसे कमाए, बिजनेस करे, व्यापार, हर चीज़ करे। वो आपके आते हैं पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आती है? आपके प्रॉपर्टी आ गए, मतलब आपका धन दौलत है ना, उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो भी आ गए आपके पार्ट 11 के अंदर, है ना। पार्ट 12 के अंदर आपके फाइनेंस आ गए, जैसे कि फाइनेंस आपके रुपए पैसे। ठीक है। और पार्ट 13 में क्या आते हैं? पार्ट 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब आप देश के अंदर कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड कॉमर्स मतलब ट्रेड करने के लिए देश में आपको जहाँ भी ट्रेड करना है आप कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट 14 में क्या आता है? पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, मतलब सर्विसेज अंडर स्टेट एंड यूनियन, सर्विसेज अंडर स्टेट एंड यूनियन, मतलब हमारे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो सेंटर है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज आएंगे एक स्टेट के अंदर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, आप लवासना जाते हो, है ना। वहाँ से आने के बाद क्या करते हो आप? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गेजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनते हो, है ना। उसी तरह से एक राज्य के अंदर अगर आपको स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालना है तो उस स्टेट के पीसीएस या फिर अदर सिविल सर्विस एग्जाम देने होंगे। जैसे कि बीपीएससी बिहार में होता है, ओपीएससी उड़ीसा में होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो वही है कि सर्विसेज जो स्टेट के अंदर और यूनियन के अंदर जो भी आते हैं उसके बारे में। पार्ट 15 की बात करते हैं तो ये बताती है आपके वोटिंग के बारे में, इलेक्शन के बारे में। ठीक है। रिसेंटली अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे इंडिया के 5 स्टेट में, आपके वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कहाँ पे? केरला में। ये 5 जगह पे हुई थी ना, जिसमें से कि असम और वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, आपके केरला में कांग्रेस की सरकार बनी है, पुदुचेरी में भी बीजेपी ही बनी है, और आई थिंक तमिलनाडु में टीएमके की सरकार बनी है, जो कि ना बीजेपी से है ना ही कांग्रेस से है, उनका अलग पार्टी है टीवी की, उसकी सरकार बनी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमिश्नर होती है, पूरे देश में फेयर इलेक्शन करवाने का जिम्मेदारी होता है। संविधान में लिखा गया भाई तुम इस स्टेप को फॉलो करोगे नहीं तो बाहर कर दी जाओगे, इसलिए सारे स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इलेक्शन को कंडक्ट करनी है। ठीक है। पार्ट 17 में आते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास, मतलब कि सर्टेन क्लास की बात करते हैं उसके लिए स्पेशल प्रोविजन। जैसे कि मान लो कोई गरीब लोग है, छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं,
मतलब EWS कैटेगरी से हैं, OBC NCL कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, उनके लिए रिजर्वेशन है, सब कुछ है वहाँ पे इस पार्ट में दिया गया है। पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है सेंट्रल लेवल पे। उड़ीसा की बात करें तो ये पहला लिंग्विस्ट स्टेट था, 1936 में बना था। यहाँ पे उड़िया भाषा यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज। बिहार की बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूपी में हिंदी लैंग्वेज, बंगाल में बंगाली लैंग्वेज, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, है ना। तो डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। कुछ होती है क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब क्या, उन्हें स्पेशल स्टेटस मिलता है उस लैंग्वेज को कि बहुत पुराना है, बहुत दिनों से लोगों ने उस चीज़ को बचा के रखा है ना। पार्ट 18 क्या कहते हैं, एमरजेंसी प्रोविजन। एमरजेंसी प्रोविजन मतलब इमरजेंसी आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी और तीसरा आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी। मान लो बहुत बड़े लेवल पे युद्ध हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब खाने पीने को नहीं है, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलके क्या कर सकते हैं, ये नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं कि मतलब आपको पर्टिकुलर चीज़ पे रोक लग जाएंगे, मतलब वो चीज़ नहीं कर सकते, प्रोहिबिट हो जाएंगे, है ना। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, मतलब मान लो कहीं पे किसी स्टेट में दंगा हो गया, मार हो गया, है ना, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब अगर पैसे की कमी हो गई देश को, है ना, तो वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिए जाएंगे कि भाई पैसे को बचाओ, पैसे अभी आपको नहीं मिलेंगे, जो भी जॉब कर रहे हो कुछ दिन के लिए शांत रहो, हम बाद में चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, है ना। फिर बात करते हैं पार्ट 19। पार्ट 19 क्या बोलती है, पार्ट 19 कुछ मिसलेनियस बात बोलती है कि कुछ मिसलेनियस, जैसे कि आपको प्रेसिडेंट को कैसे सिक्योरिटी मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी कैसे मिलना चाहिए, इन सब तरह की चीज़। पार्ट 20 बताती है अमेंडमेंट के बारे में। पार्ट 20 बताती है आपके संशोधन, अमेंडमेंट के बारे में। मतलब संविधान को देखो आप खत्म नहीं कर सकते, कोई चीज़ हटा नहीं सकते हो, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो या कुछ नई चीज़ को ऐड कर सकते हो। जब आप पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत से किसी बिल को पास करते हो और राष्ट्रपति का समर्थन प्राप्त होता है, तब आप उस चीज़ को अमेंड कर सकते हो। जैसे अभी एक महिला सशक्तिकरण बिल आया था ना, जिसमें कि 33% जो भी सीट्स हैं इलेक्शन के अंदर महिला को देनी थी, जो कि पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका कारण था कि 2/3 बहुमत नहीं मिला संसद में। इससे पहले मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी योजना जो थे, उनको मॉडिफाई करके जी राम जी योजना बना दिया गया। इसको 2/3 समर्थन मिले थे संसद में, तो ये पास हुआ। उसी तरह से आप संविधान को अमेंड कैसे करोगे, वो आपके 20th पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 21st पार्ट में क्या आता है। तो शॉर्ट टाइटल 21st में आता है टेम्पररी एंड ट्रांजिशन समथिंग समथिंग, ठीक है। मतलब टेम्पररी टाइम के लिए आपको अगर कोई चीज़ प्राप्त करना है तो 21st पार्ट में। एंड लास्ट पार्ट में आते हैं आपके शॉर्ट टाइटल ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। मतलब किसी को कोई टाइटल मिलता है, डॉक्टर का मान लो, किसी को टाइटल मिल गया किसका, मतलब IAS बन गया, IPS बन गया ना, वो टाइटल मिल गया ना, तो उसके बारे में आपके पार्ट 22 में बताया गया है। तो ये पूरा जो हमारा था, ये हमारा टोटल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑल 12 शेड्यूल, है ना। जैसे कि हमारे 4 लैंग्वेज को ऐड किए गए थे 8 शेड्यूल में, उसी तरह से 12 शेड्यूल, 11 शेड्यूल, 11th में क्या पंचायत के बारे में बताया गया है, 12 शेड्यूल में क्या मतलब किसके बारे में, म्यूनिसपैलिटी के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद बात करेंगे सारे आर्टिकल के बारे में, है ना। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। कोई स्पेशल मुद्दा अगर चल रहा होगा तो यहाँ से करंट अफेयर्स के भी बात हो सकते हैं, है ना। जैसे इलेक्शन वगैरह तो होते रहते हैं ना, तो आपको ये सब चीज़ लिख लेना है। लिखने से क्या होता है ना, आपको चीज़ें याद हो जाती है। अगर आप हाथ पेन से नहीं लिख सकते ना, आप वीडियो को कमेंट में लिख दीजिए सारे पार्ट के बारे में, कितने पार्ट हैं, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, इलेक्शन वाला या फिर कौन सा वाला, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिले हैं, है ना। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत ही जल्द। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले एग्जाम के लिए आपका ऑल द बेस्ट।